जय हिंद और नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। ग्रोथमोट यूपीएससी के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के सेशन में मैं ध्रुव जर्नी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। जैसे हमें मालूम है कि इस सेगमेंट के तहत आमतौर पे हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण संपादकीय चयनित लेखों के बारे में बात करते हैं जो आगे चल के हमारी परीक्षाओं के लिए संधि सेवा एवं अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु हमें थोड़े जो है फायदेमंद साबित हो, प्लस प्रिलिमिनरी वो हमारी मुख्य परीक्षा के लिए भी एक बेस बना है। तो इसी के तहत हम लोग चयनित लेखों के बारे में बात करते हैं। आज हमारे दोनों न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू दोनों में से एक एक लेख को हमने चयन किया है जो हमारे परीक्षा संबंधी दृष्टि से थोड़े अहम है। इसमें से द हिंदू के एक लेख के बारे में आज पहले इस सेशन में बात करेंगे, जिसका टाइटल है परसिवरिंग विथ अवर मार्शियन फैंटेसीज, की मानवता की जो मार्स को लेके जो उत्सुकता है या आप कह लीजिए जो जिज्ञासा है उसको लेके उसको हम लोग परस्यू कर रहे हैं और इसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्लस अगर ये लेख के आधार की बात की जाए तो नासा का जो परसिवियरेंस यान है जो कि नासा तक पहुंचा 18 फरवरी को वो नासा तक पहुंचा, नासा की सपाटी तक, तो उसको आधार बनाकर यहाँ इस लेख में बातें की गई है। साथ ही में मार्स को लेके कौन कौन सी हमारे मन में भ्रांतियाँ हैं उसकी बात की गई है। प्लस मॉडर्न स्पेस जो साइंस है वो क्या कहता है मार्स के बारे में, क्या वो मार्स के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी को नकारता है कि उसके साथ समर्थन देता है, इत्यादि चीज़ों पर यहाँ लेखक ने बात की है। लेख बहुत ही अच्छा है। प्लस यह जो महानुभाव है जिसके द्वारा लेख लिखा गया है, जो आगे हम लोग देखेंगे लेख की तस्वीर में, वे दरअसल एडजकेंट प्रोफेसर है इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ बेंगलुरु। तो यही स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ, स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ ही जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा लेख में दिया है। साथ ही अगर दूसरे साइड पर देखें हमारे कवर पे, तो ऊपर जो हमें फोटोग्राफ दृश्यमान है, ये फोटो दरअसल मार्स की सतह की है, वहाँ की सपाटी की है, जो कि नीचे जो परसिवरेंस यान है इसके द्वारा खींची गई है। बहुत ही ताज़ी तस्वीर है और यहाँ के मार्स के जेज़ेरो क्रेटर को यहाँ जो है हमारे सामने दर्शाती है। जेज़ेरो जो इस परसिवरेंस की लैंडिंग साइट रही थी, और इसका भी हम लोग स्थान देखेंगे आगे कि यह जेज़ेरो क्रेटर दरअसल पूरे मंगल में है कहाँ पे। साथ ही नीचे जो यह यान हमें दिख रहा है ये बहुत ही अत्याधुनिक यान है और जिसको बोलते हैं हाई एंड टेक्नोलॉजी से बना है और मात्र मार्स को स्टडी करने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए इसे बनाया गया है। साथ ही में अन्य जो कार्बन तत्व है या कार्बोनेट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ इसको बनाया गया है। प्लस इसके साथ एक इंजेन्युटी ड्रोन यानी कि एक चतुर ड्रोन भी भेजा गया है। तो ये दोनों की जोड़ी है जो साथ में आगे चलकर पूरे मार्स को, वो मार्स के इस जेज़ेरो क्रेटर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज की इस चर्चा की शुरुआत लेख की तस्वीर से करेंगे। सीपी राजेंद्रन जो आज के हमारे लेखक है और जो मैंने आपको बताया कि वो एडजंक्ट प्रोफेसर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज़ बेंगलुरु में। तो यही स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ ही जुड़े हैं, स्पेस साइंस के साथ ही जुड़े हैं, जिसने हमारे सामने कई सारे मुद्दे रखे हैं जो थोड़े महत्वपूर्ण है। साथ ही में हमारे लिए यहाँ से कुछ सीखने की भी बात है। प्लस स्पेस सेक्टर में मार्स को लेकर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है आज दिन तक, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल डेट, ये सारी चर्चा इस लेख में यह महानुभाव ने बहुत ही अच्छी तरीके से कंपाइल की है। साथ ही अगर आज के एजेंडे की बात करें तो जैसे हमें मालूम है कि सामान्यतः 3 चरणों में हम लोग यह पूरा लेख देखते हैं, ठीक है। और ये 3 चरणों हम इसलिए करते हैं क्योंकि परीक्षा संबंधी हमें फिल्टर करने में आसानी हो। लेख की महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं निष्कर्ष के बाद, फिर अंत में संशोधित तत्वों को देखते हैं जो आमतौर पर हमारी टीम के इनपुट होते हैं। मगर कुछ लेख ऐसे होते हैं जिसमें महत्वपूर्ण बातें ही इतनी अच्छी होती है तो वहाँ हमें इनपुट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं कुछ लेख ऐसे होते हैं जहाँ महत्वपूर्ण बातों का कोई इतना महत्व नहीं होता। इनमें से जो हमें एक्सट्रैक्ट करके जो माहितियाँ मिलती है या जो तत्व मिलते हैं उनके ऊपर हमें पूरी चर्चा जो है वो करनी होती है। तो अगर इस लेख की बात करें तो मात्र और मात्र हम लोग लेख के निष्कर्ष देखेंगे और साथ ही में उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देख लेंगे। जो कुछ तत्व होंगे वो हम लोग यह महत्वपूर्ण बातों में फाइनली ब्लेंड कर देंगे, ठीक है। और 2 ही चरणों में पूरे लेख को आगे बढ़ाएंगे, पूरी लेख की चर्चा को समझेंगे, जिसमें से हमें सर्वप्रथम समझना है लेख का निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में तो मैंने आपको एक मुद्दा तो दे दिया कि परसिवियरेंस, रोवर
reached Mars surface. After 7 months of travel. 7 months of travel. और इस परसिवरेंस रोवर का मार्स तक पहुंचना, उसकी सतह पर बहुत ही सफलतापूर्वक लैंड करना, ये अपने आप में मानवता के लिए, पूरे मानवता के लिए, यहाँ कोई एक या दो एजेंसियों की बात नहीं है, मगर पूरे मानवता के लिए ये एक सीमा चिन्ह रूप घटना है। प्लस इस घटना से मानवता की और मार्स की, मानव व मार्स की जो केमिस्ट्री है, यह केमिस्ट्री को भी बल मिला है। फिर से लोग जो है वे मार्स की तरफ देखने लगे हैं, मार्स की तरफ एक फिर से आशावादी किरण का उदय हुआ है, यही परसिवरेंस के वहां पहुंचने से। प्लस अगर इसके नामकरण की बात की जाए, इसके नोमेनक्लेचर की, तो परसिवरेंस यानी कि निरंतर परिश्रम, निरंतर परिश्रम यानी कि कंसिस्टेंट एफर्ट्स, इसका नाम रखा गया है। प्लस इसके साथ जो इंजीन्यूइटी ड्रोन है, तो इंजीन्यूइटी का मतलब होता है चतुरता। ठीक है, तो ये दोनों की जोड़ी है जो आगे चलकर इनको जो सौंपा हुआ काम है, इनके द्वारा जो किया जाने वाला काम है, वो वे लोग या ये चीज़ें जो है वो बेशक रूप से निभाएगी। साथ ही यहाँ ये भी देखना है कि मार्स को लेके मानव के दिमाग में कई सारी मान्यताएं रहती है, कई सारे ऐसे बनाव रहते हैं, कई सारी ऐसी पौराणिक बातें भी रहती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिंस टाइम इमेमोरियल मनुष्य के लिए मार्स जो है वो हमेशा एक इंटरेस्टिंग विषय रहा है, एक जिज्ञासा पूर्ण विषय रहा है। तो आज यह एक्सप्लोर करने की बारी है, और इस एक्सप्लोर करने में परसिवरेंस रोवर जो है नासा का, वो हमें भरपूर साथ दे सकता है। हमें मालूम है नासा जो है वो एक बहुत ही विकसित एजेंसी है स्पेस के मामलों में, स्पेस के काम करने में। तो मुझे लगता है कि यह मिशन में भी वो खरी उतरेगी, और हमें काफ़ी सारी माहितियाँ जो पहले कभी हमने मार्स के बारे में नहीं देखी, पहले कभी हमने मंगल के बारे में नहीं देखी, वो हमारे सामने रख सकती है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये हम लोग निष्कर्ष में देख सकते हैं। अब अगर आगे देखें तो कुछ तथ्यात्मक माहितियों को पहले देख लेते हैं, ताकि मार्स को लेके हमारी समझ जो है वो थोड़ी बेहतर बने। और उसी के तहत हमें देखना है, देखिए मार्स जो है वो अगर सूर्य से हम लोग गिनती करें तो मार्स चौथा ग्रह है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड मार्स इज द फोर्थ। पृथ्वी के बाद की दूरी पर ही वो घूमता है सूर्य के आसपास, मगर थोड़ा ज़्यादा दूर है सूर्य से, पृथ्वी से भी थोड़ा ज़्यादा दूर है। और इसी के कारण मार्स का एक परिक्रमण, मार्स का एक रिवोल्यूशन थोड़ा लंबा चलता है इन कंपैरिजन टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। हमें मालूम है 365 दिन में अर्थ अपना एक रिवोल्यूशन सन के जो है आजू बाजू खत्म करता है। तो सेम यही रिवोल्यूशन को खत्म करने के लिए एक अनुमान के मुताबिक 687 दिन लगते हैं मार्स को, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड सन। ठीक है, तो ये एक बात है जो हमें थोड़ी जाननी है। प्लस ये मार्स की स्थिति है, ये हमारा पूरा सौर मंडल है, ठीक है, जिसमें मध्य में सूर्य है और उसके आजू बाजू उसके ग्रह जो है वे सेट हो गए हैं और अपनी दूरी पर, अलग अलग दूरी पर, अलग अलग अंतर से, अलग अलग गति से सूर्य को प्रदक्षिणा कर रहे हैं, सूर्य के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, जिसमें आखिरी में हमें प्लूटो देखने को मिलता है। वैसे प्लूटो को पिछले कुछ वर्षों में ग्रह स्थान से निकाला गया है। ठीक है, इसका जो कंप्लीट प्लेनेट हुड था वो इससे छीना गया है और इसे एक ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रखा गया है। ड्वार्फ यानी कि छोटा प्लेनेट, वामन। और जो वैज्ञानिक है वे इसके लिए कुछ ऐसी दलील पेश करते हैं कि पहली तो बात यह है कि जिस तरह ग्रह सूर्य के आजू बाजू घूमते हैं वैसा प्लूटो नहीं घूमता, तो ये पहली डिस्क्वालिफिकेशन होगी। दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि इसमें जो है इनफ मास नहीं है, जो कि आमतौर पे प्लेनेट में देखने को मिलता है, तभी वो प्लेनेट के रूप में व्याख्यायित होता है।
तो ऐसी दलीलों के मदद से, ऐसी दलीलों की मदद से जो विशेषज्ञ है, जो खगोल शास्त्री है, वे लोग कहते हैं कि प्लूटो जो है वो सोलर सिस्टम का भाग जरूर है, मगर वो प्लेनेट की कक्षा का जो है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं है, मगर वो थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा ड्वार्फ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। तो ये बात रही मंगल के जो है स्थान की, जो कि चौथा है, वो हमें याद रखना है। फिर आगे देखें तो हमारे पास एक तस्वीर है जो कि मंगल की है, और इस मंगल की तस्वीर में कुछ चिन्ह में देखने को मिलते हैं जिनका नाम मनुष्य के द्वारा रखा गया है, जिसमें जो आज के केंद्र की जो बात है वो यहाँ है, जेज़रो क्रेटर। जेज़रो क्रेटर, अगर जेज़रो क्रेटर की स्थान की बात करें तो ये मंगल का इक्वेटर है। तो इक्वेटर से थोड़े ही उत्तर में ये जेज़रो क्रेटर स्थित है। बाकी कई सारे क्रेटर है, जिसमें गेला क्रेटर है, स्पिरिट है, एब्जर्वाल्डे है, होल्डन, पाथफाइंडर, अपॉर्चुनिटी, मैवर्थ वैलीस इत्यादि नामकरण हमने दिए हैं अलग अलग जगहों के। मगर यहाँ आज जेज़रो क्रेटर पर ये जो परसिवरेंस है वो यहाँ उतरने वाला है, इनफैक्ट उतर गया है, और ये 45 किलोमीटर चौड़ी जो है यह खाड़ी है, नदी जैसी खाड़ी है, ठीक है। और इसमें ये जेज़रो क्रेटर इसे कहा जाता है, और यहाँ परसिवरेंस उतरने वाला है। अगर पोल रीजन्स देखें दोनों बाजू, तो उसके ऊपर हमें बर्फ देखने को मिलता है। तो कहा जाता है कि मंगल का जो सारा पानी है वो पानी यह पोल्स में ही है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में ही वो पानी समाया हुआ है, और वो बर्फ के रूप में है, स्नोफॉर्म, ठीक है। तो ये मॉडर्न फाइंडिंग्स, मॉडर्न स्टडी के हिसाब से ऐसा कहा जाता है। प्लस अगर ये बाजू देखें तो ये पूरा मैग्नीफाइड इमेज है, और मात्र इसी एरिया को, जेज़रो क्रेटर को ही मैग्नीफाइड करता है। और अगर स्पेसिफिकली देखें तो आज हमारा यान जो है परसिवियरेंस, वो यहाँ कहीं उतरने वाला है। तो ये बात हमें समझनी है, और ये बात हमें याद भी रखनी है। ये पूरा मंगल है, और इसमें से जो मैग्नीफाइड ऑब्जेक्ट है आज का केंद्रित विषय हमारा जेज़रो क्रेटर, ये उसकी तस्वीर है। और इसी के तहत यहाँ कहीं परसिवरेंस जो है वो उतरने वाला है, इनफैक्ट उतर गया, और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। साथ ही अगर आगे देखें तो जैसे मैं आपको शुरुआत में ही बताया कि परसिवरेंस के मंगल सपाटी को छूने की जो घटना है वही अपना आप में मानवता के लिए सीमा चिन्ह रूप है। यहाँ कोई एक दो एजेंसियों की बात नहीं, यहाँ नासा की उपलब्धि, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की उपलब्धि, इसरो की उपलब्धि की बात नहीं, मगर ये पूरी मानवता की उपलब्धि की बात है। क्योंकि सिंस टाइम इमेमोरियल, जिसका जिक्र मैंने किया, जो खगोल शास्त्री थे, जो खगोलविद थे, उनके लिए सदैव के लिए मंगल जो है वो एक, आप समझ लीजिए, एक जिज्ञासा का विषय बनता आया है, उनकी उत्सुकता का विषय बना रहा है। तो इसीलिए यह पूरी घटना मानवता के लिए सीमा चिन्ह रूप हम लोग कह सकते हैं। साथ ही हमें यह भी देखना है कि मंगल के ऊपर काफ़ी सारी शक्यताएं हैं कि वहाँ जीवन है। कई सारी बार क्लेम भी हुआ है कि वहाँ जीवन 100% मौजूद है, मगर मॉडर्न फाइंडिंग्स के मुताबिक वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो सॉइल है, उसके मुताबिक लगता है कि फिलहाल पिछले कुछ वर्षों में, यानी कि रिसेंट पास्ट में, वहाँ जीवन शक्य नहीं था। मगर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्लैनेट, जब प्लैनेट बना, फिर बाद में वो थोड़ा ठंडा पड़ा, फिर वो जो इवापोरेशन हुआ, उससे बारिश हुई, तो उसके पश्चात कहीं ना कहीं आज के विज्ञानियों को, आज के विशेषज्ञों को लगता है कि मंगल के ऊपर जीवन था। मगर फिर भी जो मॉडर्न फाइंडिंग्स आई है उसके तहत तो ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ माइक्रोबायल लाइफ मौजूद होनी चाहिए, यानी कि जो एकदम सूक्ष्म जीव है वो वहाँ पे जन्म लेते होंगे, तो जीवन चक्र तो वहाँ शुरू हो गया है, ऐसा फाइंडिंग्स के तहत मानना है। मगर फिर भी अभी काफ़ी सारे ठोस हमें अवशेष चाहिए, काफ़ी सारे ठोस एविडेंस चाहिए, तब जाके हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल जो है वो पहले से मानवता के लिए बहुत ही एक अच्छा विषय रहा है, और इसके ऊपर काफ़ी सारे विशेषज्ञों के द्वारा काम भी हुए हैं। जैसे यहाँ लेखक ने कुछ संदर्भ लिए हैं, जिसके तहत सर्वप्रथम संदर्भ यहाँ लेखक ने लिया है नोटेड कॉस्मोलॉजिस्ट का कार्ल सेगन, ठीक है। वो अपनी जब टेलीविज़न सीरीज़ बना रहे थे, वे एक एस्ट्रोनॉमर है, खगोल शास्त्री है, मगर अपनी जब टेलीविज़न सीरीज़ बना रहे थे 1980 के दशक में,
तब उन्होंने वो अपनी जो सीरीज थी उसका नाम था कॉस्मोस, और उस कॉस्मोस में जो मंगल का एपिसोड था, उस मंगल के एपिसोड का नाम यह महानुभाव ने, कार्ल सैगन ने, बहुत ही अच्छा रखा था, और वो नाम था ब्लूज फॉर रेड प्लेनेट। ब्लूज फॉर रेड प्लेनेट। ये जिक्र हम लोग यहाँ इसलिए कर रहे हैं, ये हमें नहीं जानना है कि वह टेलीविजन सीरीज का एपिसोड का नाम क्या था, मगर यहाँ जो नाम रखा है इसके पीछे का हमें निष्कर्ष देखना है, और वो ये कहता है कि लाइफ के लिए पूरे ब्रह्मांड में एक ही डिस्टिंक्ट फीचर है, और वो है पानी, ब्लू। क्योंकि हमारी पृथ्वी बाहर की धुरी से या किसी भी अन्य ग्रह से ब्लू दिखती है, पेल ब्लू दिखती है, तो उसका एकमात्र रीजन है पानी, या आप कह लीजिए समुद्र। तो इसीलिए यहाँ कार्ल सैगन के द्वारा यह डिस्टिंक्ट जो फीचर है पूरे ब्रह्मांड में, जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ। तो इसीलिए कार्ल सैगन ने मार्स के इस एपिसोड के लिए उसका नाम जो है वो रखा ब्लूज फॉर रेड प्लेनेट, क्योंकि रेड प्लेनेट के ऊपर से हमारा पूरा ग्रह बहुत ही अच्छा, बहुत ही पानीदार ब्लू दिखता है, इसलिए यह नाम ऐसा रखा गया था। साथ ही में अगर आगे कुछ अभ्यासियों की बात करें तो 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में, एक इटालियन खगोलविद हुए, खगोल शास्त्री हुए, जिनका नाम था गियोवानी शियापारेली। ठीक है, इन्होंने ऐसा दावा किया था कि भाई मैंने, जब मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था, जब मैं अभ्यास कर रहा था, तो मैंने अपने टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से पानी की नदियां देखी, पानी की चैनल्स देखी मंगल के ग्रह पर, मंगल की सपाटी पर। यह दावा यह महानुभाव के द्वारा हुआ था, मगर आगे चलकर जब हमने देखा तो हमें मालूम पड़ा कि वहाँ पानी तो पिछले कई करोड़ों वर्षों से नहीं है, तो ये दावा थोड़ा खारिज हो गया। मगर अभी हम लोग उस चर्चा की बात नहीं करेंगे, मात्र यही देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट आए। फिर आगे चलकर एक बिजनेसमैन थे जो आगे चलकर एस्ट्रोनॉमर बने या स्पेस साइंटिस्ट बने। स्पेस साइंटिस्ट, इन्होंने भी बहुत ही सिमिलर ऑब्जर्वेशन किया और कहा कि यस, पानी के चैनल्स तो है ही, नदियां जैसी चैनल्स का निर्माण हुआ है। और ये महानुभाव तो एक कदम आगे निकले, इन्होंने कहा कि ये जो पानी की जो चैनल्स हमें दिख रही है, ये चैनल्स दरअसल इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स है, जो कि किसी भी बौद्धिक जो जीव होता है उसके द्वारा ही बनाई जा सकती है। तो इनडायरेक्टली वे कहना चाहते थे कि वहाँ मनुष्य जैसे कोई इंटेलिजेंट प्राणियों का वसवट होना चाहिए, उनके द्वारा ही बनाया हुआ ये जो है पूरा रिवर सिस्टम है। ऐसा क्लेम यह बिजनेसमैन टर्न्ड स्पेस साइंटिस्ट, जिनका नाम है पर्सिवल लोवेल के द्वारा हुआ था। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो महानुभाव इटालियन, ये जो गियोवानी स्कियापारेली है, उनका जो ऑब्जर्वेशन था उनसे भी एक कदम आगे निकले। उन्होंने बताया कि जी हाँ, इनका ऑब्जर्वेशन सही था, वाटर चैनल्स जैसे दिख तो रही है, मगर ये वाटर चैनल्स दरअसल इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर है, जो किसी इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट बीइंग के द्वारा बनाया हुआ था। मगर मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें और मॉडर्न वर्ल्ड के ऑब्जर्वेशंस देखें, तो ये कंक्लूड किया गया है कि अगर जो कोई पानी है मार्स के ऊपर, तो वो पानी मात्र और मात्र पोलर रीजन्स तक है। पानी बहा था, एक समय ऐसा था, निसंदेह एक समय ऐसा था जब मंगल की सतह के ऊपर पानी बह रहा था, मगर वो समय बहुत ही कम था, इनिशियल स्टेज में था जब मंगल का उदय हुआ था, मंगल का जन्म हुआ था। और उस समय के पश्चात थोड़े ही समय में वहाँ की गर्मी, वहाँ के वातावरण की वजह से सारा पानी सूख गया, और आज जो पानी है वो पोलर रीजन्स में निहित है। उसके सिवा पूरी मार्स की सतह पर पानी का एक भी बूंद हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये मॉडर्न डे फाइंडिंग्स है। प्लस अगर यहाँ मार्स की बात करें और मार्स एज ए बैकअप प्लेनेट की बात करें, तो ये भी एक बहुत ही उत्सुक विषय है। और
आमतौर पे उत्साह जगाने वाला, आमतौर पे जिज्ञासा जगाने वाला विषय है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से मार्स को हम लोग हमारा बैकअप प्लेनेट के रूप में मानते हैं। मार्स एज ए बैकअप प्लेनेट, मार्स को हम लोग एक बैकअप प्लेनेट के रूप में देखने का प्रयास करते हैं ऐतिहासिक रूप से। मगर जब जब साइंस का विकास हुआ तब तब हमारे सामने तथ्य आने लगे और हम लोग समझने लगे कि नहीं, पृथ्वी एक ही ऐसी जगह है, एक ही ऐसा भाग है जहां पानी है, और पानी है तो जीवन है। मगर इस समय बहुत ही अच्छे उद्यमी जैसे एलोन मस्क है, जेफ बेजोस है। एलोन मस्क जो है वो स्पेस एक्स के मालिक है और जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन के मालिक है। तो आज ऐसे उद्यमियों के द्वारा, ऐसे बड़े बड़े आप समझ लीजिए इन्वेस्टर्स के द्वारा, एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि मार्स के ऊपर हम लोग कॉलोनी स्थापित कर सकते हैं, रेसिडेंट कॉलोनी। ठीक है, तो फिर से इस मान्यता को गति मिली है। क्या ये कॉलोनी स्थापित की जा सकती है, क्या यह नहीं की जा सकती, क्या इनके पीछे चुनौतियां हैं, क्या इसके फायदे हैं, ये चर्चा में आज हमें नहीं पढ़ना है। मात्र और मात्र आज हमें केंद्र में यही रखना है कि मार्स जो है वो ऐतिहासिक समय से वर्तमान तक विश्व का एक बैकअप प्लेनेट के रूप में अपनी भूमिका निभाता आया है। साथ ही में हमें यहाँ ये भी देखना है कि जब 1980s में, जब यहाँ हमने जो कार्ल सैगन की बात की, जो अपनी टेलीविजन सीरीज बना रहे थे, तो जब वे टेलीविजन सीरीज बना रहे थे तब सोवियत यूनियन के यान जो है, ऑर्बिटर्स जो है, वो मार्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। सोवियत रोवर्स या सोवियत ऑर्बिटर्स कह लीजिए, वेर एक्सप्लोरिंग मार्स, बट टेक्नोलॉजी वॉज वेरी इनिशियल, शुरुआती तकनीक थी, तो ज़्यादा मात्रा में जो एक्सप्लोरेशन है वो नहीं किया जा रहा था। मगर आगे चलकर अमेरिका धीरे धीरे स्पेस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करने लगा और आगे चलकर अमेरिका के हाई रिजोल्यूशन कैमराज आए। यह कैमराज ने क्रांति कर दी। हाई रिजोल्यूशन कैमरा ऑफ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, they actually revolutionized the entire space exploration process। चाहे वो मार्स की हो, चाहे वो मून की हो, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की हो, मगर इन्होंने पूरी स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्रांति को जन्म दे दिया यूएस के यह कैमराज ने। और यहाँ से हमें अच्छे अच्छे परिणाम मिलने लगे, मार्स की अच्छी अच्छी सतह की फोटोग्राफ्स मिलने लगी और कई सारी चीज़ें हमारे सामने आने लगी जो आज दिन तक रहस्यमय थी। फिर 2005 के आसपास मार्स सैटेलाइट या मार्स एक्सप्रेस सैटेलाइट कह लीजिए नामक एक ऑर्बिटर था, जिसने एक फाइंडिंग दी और इस फाइंडिंग के मुताबिक उसने कहा कि मार्स के ऊपर क्ले मौजूद है। तो क्ले का मौजूद होना सीधा सा मतलब है कि वहां पानी मौजूद होगा। मगर आगे चलकर यह थियरी कुछ चल नहीं पाई और जैसे मैंने आपको बताया कि आज के आधुनिक समय में ऐसा निष्कर्ष पे हम लोग खड़े हैं कि जो पानी है, इफ देयर इज वाटर ऑन मार्स, देन it is actually settled in their polar regions, not elsewhere on the entire surface of the Mars। तो यही आज का आधुनिक विज्ञान का, आधुनिक समय का निष्कर्ष मार्स को लेके है। फिर अगर परसिवरेंस के पूर्वगामी की बात करें तो इसका पूर्वगामी था द क्यूरियोसिटी रोवर। और यही क्यूरियोसिटी रोवर दरअसल मार्स की सपाटी को 2012 से सर्वे कर रहा है, उसको टेस्ट कर रहा है सिंस 2012। ठीक है, और कई सारे महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स भी यहाँ क्यूरियोसिटी रोवर ने में दिए हैं, जिसमें से एक दो का जिक्र हम लोग यहाँ कर सकते हैं। जिसमें से प्रथम है मार्स कंटेन्स कार्बन कंपाउंड्स। मार्स कंटेन्स कार्बन कंपाउंड्स। और वहीं दूसरा महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स की मार्स की जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो वातावरण है, उसमें मीथेन मॉलिक्यूल्स शिफ्टिंग, यानी कि
इसके प्रभाव में थोड़ा फेरफार में देखने को मिलता है, तो ये भी किसी बायोटिक एलिमेंट से ही पॉसिबल है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स में, क्यूरियोसिटी रोवर के महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स में हम लोग समावेशन इसका कर सकते हैं। साथ ही अगर देखें तो 2018 में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे। उसके तहत वैज्ञानिकों के द्वारा दावा हो रहा है कि मार्स के ऊपर पानी जो है वो एक समय तो रहा है, और आज जो कार्बन कंपाउंड्स के और अन्य जो हमें अवशेष मिले हैं उससे हमें लगता है कि वहाँ माइक्रोबायल लाइफ मौजूद होगी। अगर हम वहाँ जाके देखें तो सूक्ष्म जीवीय सृष्टि वहाँ डेवलप हो चुकी होगी, और ये एक अपने आप में मार्स के ऊपर जीवन होने की शक्यता के लिए सकारात्मक बाबत है। साथ ही अगर इस परसिवरेंस की बात करें तो जिसका जिक्र हमने पहले कर लिया, मगर यहाँ ऑन द वे है आज के हमारे एजेंडा में, तो फिर से एक बार जिक्र हम लोग कर सकते हैं कि उसका डेस्टिनेशन मार्स की जज़ेरो क्रेटर था। ये जज़ेरो क्रेटर मार्स के इक्वेटर से कुछ उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है, कुछ उत्तर पूर्व में, और ये 45 किलोमीटर चौड़ी एक वैली है जो कभी एक समय नदी हुआ करती थी, और वहाँ जाकर आज यह पूरी वैली में ये घूमेगा हमारा परसिवरेंस रोवर, जिसके साथ इंजेन्युइटी ड्रोन है, और हमें काफ़ी सारी अच्छी महत्वपूर्ण माहितियाँ ला के देगा। मगर अगर यहाँ लाइफ जो है वो अगर एक बार एस्टेब्लिश हो गया कि यहाँ लाइफ है, देन एक बात तो निश्चित हो जाएगी कि लाइफ जो है वो पूरे ब्रह्मांड में यानी कि पूरे यूनिवर्स में सर्वव्यापी होगी, सर्वव्यापी। अगर एक बार यहाँ सिद्ध हो गया कि मार्स के ऊपर जीवन है, तो ये भी सिद्ध हो जाएगा कि जो जीवन है वो पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है, कहीं पर भी हमें मिल सकता है। मगर जब तक हम लोग ये ठोस एविडेंस के साथ हम लोग ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाते, हम लोग ये सिद्ध नहीं कर पाते कि यहाँ लाइफ है, तब तक लाइफ जो है वो मात्र और मात्र अर्थ की मोनोपोली है। तब तक जब तक हम लोग अन्य किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर जीवन को प्रस्थापित नहीं कर पाते, वहाँ एस्टेब्लिश उसको नहीं कर पाते, तो ये पूरी बात है। तो आज के इस पूरी चर्चा में हमने कई सारी बातें देखी। जो परसिवरेंस रोवर मार्स के ऊपर उतरा, जो नासा का है, जिसके ऊपर भी काफ़ी समाचार पत्रों में भी लेख छपे होते हैं, उसको भी हमने यहाँ ले लिया। प्लस कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स आ सकते हैं आगे के भविष्य में वो भी देखा, और साथ ही में मार्स और मैन की केमिस्ट्री के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस किया कि मार्स और मैन की केमिस्ट्री क्या रही है, कितना जिज्ञासु मनुष्य रहा है हमेशा मार्स को लेके। तो कई सारी बातें की जो हमें मेंस और इंटरव्यू की दृष्टि से थोड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। अब बारी है आज के सवाल की, जिसके तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम, मंगल सूर्य से 5वां ग्रह है। दूसरा वाक्य, मंगल के अपने 4 चंद्र है। तीसरा वाक्य, हाल में नासा का परसिवरेंस यान मंगल की सपाटी तक पहुंचने वाला प्रथम यान बना। उपर्युक्त कथनों में से सत्य वाक्यों को चुने। हमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसके तहत। ऑप्शन ए में कि सब सही है, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों कथन सही है। ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही। ऑप्शन सी, केवल 3। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट अप करना है इस पर्टिकुलर सेशन के कमेंट बॉक्स में। हमारी तरफ से इसका जवाब आपको इस प्रीमियर सेशन के प्रीमियर होने से कुछ घंटों के बाद आपको मिल जाएगा। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। तो हम लोग मिलेंगे अगले संपादकीय विश्लेषण के सत्र में एक और अभ्यास व एक और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।